अरे दूर पड़ता है तो क्या, किसको दूर नहीं पड़ता है? पटना जाके नहीं पढ़ते हम लोग? दूर सबको पड़ता है। रोजे आप लोग बहाना बनाते हैं, एक ठो रोजे रोज है। सब बहाना पढ़ने का। अभी बोल रहे हैं कि कपड़ा खरीदने जाना है, वहाँ से मॉल दिन भर घूम लेगी। लिखिए 13 अप्रैल 2022 में पहला क्वेश्चन लिखिए। 13 अप्रैल 2022 में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक पप्पू आ जाओ। बात हो गया? इठो मोबाइल लेकर के दुबे को फ़ोन, या दुबे को तुम फ़ोन कर देना, तो उधर से निकलेगा ना, तो हम फ्लाइट मोड में करके रखे हैं मोबाइल। वो फ़ोन उसको एक बार कर, नहीं उठाया ना, वो वहाँ पे हम रिसीविंग रखे हैं, तो फ़ोन करेगा तो बोलना किसे नियुक्त, कहाँ से, उसको ऑफिस घुसने दो, तभी लोग से हम निपट लेंगे। तो तुम आना। 13 अप्रैल 2022 में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? क्या नाम है? अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद, लिखते जाइए। अजय कुमार सूद। देखिए 13 अप्रैल 2022 में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अजय कुमार सूद। साधारण भाषा में इतने याद रखना है कि भैया हमारे प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद जो हैं वो हमारे प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं। कोई दिक्कत? अभी आप अंतरिक्ष की स्थापना या अंतरिक्ष में जो प्रक्षेपण होता है, अंतरिक्ष में कोई रॉकेट छोड़ दें तो उसका प्रधान अभी कौन है? जानते हैं उसको? उसका प्रधान है सतीश रेड्डी। कौन है? सतीश रेड्डी। ये इसलिए ज़रूरी है कि ये कभी कभी पूछ देता है हल्का फुल्का कि प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है भैया? अजय कुमार सूद है। कौन है? अजय कुमार सूद। अगर इसी में आपको पूछा जाए, हम स्टार लगा करके लिखेंगे कि इसरो के अध्यक्ष कौन है, लिखा था ही नहीं है। दिख रहा है? तुमको ब्लाइंडनेस है क्या रे? कलर ब्लाइंडनेस है रुचि को? नहीं सर, दिख रहा है सर। तो इसरो के 10वें अध्यक्ष, लिखते जाओ। इसरो के 10वें अध्यक्ष कौन है? अभी स्टार लगा करके इस तरह लिखते जाइएगा। इसरो के 10वें अध्यक्ष अभी कौन है? सोमनाथ। उनका नाम है सोमनाथ। क्या नाम है उनका? सोमनाथ। इसरो के जो 10वें अध्यक्ष हैं उनका नाम है सोमनाथ। अगला लिखिए, अगर आपसे पूछे कि भारत का मुख्य सलाहकार, भारत का जो मुख्य आर्थिक सलाहकार है वो भी लिखिए इसमें। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार, 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 भारत के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं उनका नाम क्या है? भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार का नाम है अनंत नागेश्वरन। क्या नाम है? अनंत नागेश्वरन। ये सब याद रखिएगा। अनंत नागेश्वरन, सारा वर्तमान है। अनंत नागेश्वरन, क्या नाम है उनका? अनंत नागेश्वरन। अगला लिखिएगा कि भारत में जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कौन सी? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अगला लिखिए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? वो है कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता। कहाँ है? पूछेगा आपसे, ये जीके है आपका। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। और ये
इसके जो अध्यक्ष हैं, इसके अध्यक्ष हैं धृति बनर्जी। कौन है इसके अध्यक्ष? धृति बनर्जी। धृति बनर्जी इसके अध्यक्ष है और ये पहली महिला अध्यक्ष है। किसकी? पहली महिला अध्यक्ष है। किसकी पहली महिला अध्यक्ष? पहली महिला अध्यक्ष है। किस चीज़ की? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? धृति बनर्जी। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? वो है हमारे कोलकाता में। भारत में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हैं वो भी लिख लीजिए कि भारत में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हैं? भारत में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हैं? कितना भूवैज्ञानिक विरासत स्थल है इसके बारे में पहले भी बताए थे हम आपको, क्या नहीं बताए होंगे? 34 तो भूवैज्ञानिक विरासत स्थल है। कितना? 34, 34। भारत में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल है? 34 तो। और भारत में ग्लोबल जियो पार्क कितना है? ये आपसे पूछे कि भारत में ग्लोबल जियो पार्क कितनी है, ऊपर लिख देते हैं। भारत में पूछे, भारत में ग्लोबल जियो पार्क की संख्या, ग्लोबल जियो पार्क की संख्या कितनी है? 177। ये पहले भी लिखाए होंगे। 177 है। कितनी है? 177 है। लिख लिए? फटाफट छापिए, हम लिखते जाते हैं, आप छापते जाइए, फिर तुरंत अभी बता देते हैं, एक बार तुरंत याद हो जाएगा। हो गया? समझिए, आपसे सवाल पूछा गया कि 13 अप्रैल 2022 में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो उनका नाम क्या है? अजय कुमार सूद उनका नाम है। अगर आपसे पूछे कि भारत में ग्लोबल जियो पार्क की संख्या कितनी है तो 177 है। और इसरो के जो 10वें अध्यक्ष हैं वो कौन है? सोमनाथ भाई साहब हैं। और भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार ये कौन है? अनंत नागेश्वरन। याद रखिएगा, अनंत नागेश्वरन। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय पूछेगा तो कहाँ है? कोलकाता में है। और इसके अध्यक्ष पूछेगा तो धृति बनर्जी इसके अध्यक्ष हैं। और ये पहली महिला अध्यक्ष है। किसकी? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पहली महिला अध्यक्ष कौन है? धृति बनर्जी है। और सवाल पूछे कि भारत में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हैं तो 34। दोनों याद रखिएगा कि भारत में ग्लोबल जियो पार्क की संख्या 177 और भूवैज्ञानिक विरासत स्थल की संख्या 34। याद रहेगा? याद रहेगा। अभी ये याद रखिएगा कि अजय कुमार सूद कौन है? प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। और उसके अध्यक्ष कौन है? धृति बनर्जी। पहली है कि दूसरी महिला है? पहली महिला है। भारत में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हैं? 34। ग्लोबल जियो पार्क की संख्या कितनी है? 177। हो गया ना याद? लिखिए 21 अप्रैल 2022 को 21 अप्रैल 2022 को 21 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी, कौन सी एजेंसी? राष्ट्रीय जांच एजेंसी, इसको बोलते हैं NIA, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी। N फॉर नेशनल, I फॉर इंटेलिजेंस, A फॉर एजेंसी, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? आंसर लिखिए इसका 13वां। क्या लिखिएगा इसका? 13वां स्थापना दिवस मनाया गया। अब यहाँ पर आप लिखिएगा NIA। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी। क्या नाम है? नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी इसका नाम है। और इसके लिए एक अधिनियम आता है 2008 में। तो ये इसकी स्थापना किसके अधिनियम से होती है? 2008 के अधिनियम से इसकी स्थापना होती है। इसके लिए नियम आता है 2008 में, 2008 के अधिनियम से स्थापना होती है। लिखते जाइए
2008 के अधिनियम से इसकी स्थापना होती है। और अगर इसके मुख्य अतिथि की बात करें कि जो 13वां स्थापना दिवस मनाया गया, इस 13वें स्थापना दिवस में जो मुख्य अतिथि थे उसमें मुख्य अतिथि कौन थे? अमित शाह, मोटा भाई। कौन थे? मुख्य अतिथि कौन था? अमित शाह। इसको हम लोग बोलते हैं मोटा भाई, अमित शाह। और अमित शाह अभी वर्तमान में क्या है? भारत के गृह मंत्री, भारत के होम मिनिस्टर, HM, भारत के कहाँ रे? नेशनल इंटेलिजेंस, INTELLIGENCE, नेशनल, हिंदी में लिख लो, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी। और इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? राष्ट्रीय जांच एजेंसी। हिंदी में भी लिखना है तो लिख लो, राष्ट्रीय जांच एजेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय जांच एजेंसी इसको हम कहते हैं। हम लोग NIA के बारे में जान गए, तो अब हम लोग DRDO के बारे में भी जानते हैं। DRDO का क्या काम है? DRDO भारत की एक संस्था है जो क्या बनाती है? मिसाइल बनाती है, रॉकेट बनाती है। क्या बनाती है? मिसाइल बनाती है, रॉकेट बनाती है, डिफेंस सिस्टम बनाती है ना? DRDO की स्थापना पूछे आपसे कि इसकी स्थापना कब होती है, ये भी लिखिए। और इसके बाद DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को होती है। कब होती है? 1 जनवरी 1958 को होती है। और अगर इसके हेड पूछे आपसे तो इसके हेड कौन है? सतीश रेड्डी। इसी के बारे में उस समय हम बात कर रहे थे। सतीश रेड्डी भाई साहब DRDO के अभी हेड हैं। अगर DRDO का मुख्यालय पूछे आपसे कि DRDO का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में, न्यू दिल्ली। कहाँ है? न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर पूछे कि इसका आदर्श वाक्य क्या है, तुम्हारा नाम नहीं, आदर्श वाक्य, इसका जो आदर्श वाक्य है, आदर्श वाक्य क्या है? बलस्यम मूलम विज्ञानम, बलस्यम मूलम विज्ञानम। क्या नाम है? क्या वाक्य है इसका? बलस्यम मूलम विज्ञानम। किसका? DRDO का फुल फॉर्म लिखना है? अच्छा, लिखा देते हैं, लिखा देते हैं, जगह थोड़ा कम है। अच्छा, लिखा देते हैं, अब जगह छोड़ दीजिए, लिखा देंगे। उसके बाद आप आइए NDRF पर। कहाँ लिखूं? जगह ही कम है। क्या लिखेंगे? NDRF। क्या कौन पूछा? DRDO का फुल फॉर्म पूछा ना जी? हैं, लिख लीजिए इसका, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। लिख लीजिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन लिख लिए। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, D फॉर डिफेंस, R फॉर रिसर्च, D फॉर डेवलपमेंट, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसी में लिखिए अब NDRF। इसका फुल फॉर्म लिखिए, नेशनल डिजास्टर, R फॉर रिस्पॉन्स फोर्स। NDRF के बारे में सुने आप लोग? NDRF का क्या काम है? कभी बाढ़ जब आता है तो देखिएगा कि पानी में गोता लगा करके, तैर करके वो लोग आदमी को निकालता है। कोई डिजास्टर हो जाता है, मतलब अगर भूकंप आ जाता है तो कितने लोग मारे जाते हैं, या बाढ़ आ गया कहीं पर, कोई आदमी बह गया, उसको कौन निकालेगा? अब मान लीजिए कि आदर्श बह रहा है तो हम अपना जान बचाएंगे कि इसको बचाएंगे? तो हम लोग तो अपना जान बचाने में लगे रहते हैं। लेकिन NDRF का काम है, ऐसा नाम में ही पता चलता है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। डिजास्टर मतलब आंधी तूफान, मतलब कोई भी डिजास्टर, मतलब भूकंप आ जाए, कहीं पर घर गिर गया, आपातकाल, ये आपातकालीन स्थितियों में ये बहुत मदद करता है। बाढ़ आ जाएगा, कहीं डूब गया घर, भूकंप में आ गया, तो लोगों को बचाने के लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, ये जो रिस्पांस फोर्स है, ये लगा रहता है। और राज्य में SDRF होता है, ये हुआ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पांस फोर्स। और आपका जो राज्य में होता है वो होता है स्टेट, सिर्फ यहाँ पे स्टेट लगा दीजिएगा, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, उसको बोलते हैं SDRF।
एसडीआरएफ को अगर देखना है तो आप चले जाइए ओढ़नी वाला, ये जो डैम है वहाँ देखिएगा एसडीआरएफ की जो टीम है ना उसका ट्रेनिंग चलते रहता है। क्यों कि अगर हम जिस मोटर व्हीकल किस जगह वहाँ पे पुलिस की तरह ब्लू कलर में पहन के रहता है वो लोग, ध्यान दीजिएगा, बगल में ही जहाँ पे नाव वगैरह चलती है ना उसके बगल में वो लोग ट्रेनिंग देते रहता है। तो आप जाइएगा तो देखिएगा उसके टी शर्ट पे लिखा रहता है या शर्ट पे लिखा रहता है एसडीआरएफ, दैट मीन्स स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। जैसे ही अगर किसी व्यक्ति को वो डूबता हुआ देखता है कि वो डूब गया तो उसको आइडिया पता है कि हम उस व्यक्ति को कैसे निकालेंगे। और अब हम लोग जो गंगा में कोई डूब गया जो बचाने जाते हैं तो जिसको बचाने जाते हैं वो हमको भी डुबा देता है, हमको डुबा देता है तो हम बचाने ही नहीं जाते हैं। ऐसा होता है ना, क्योंकि हमें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, हम नहीं जानते। कोई बच्चा शुरुआत से अ आ हर्षई दुर्गई से ल व स तो सीखा है, तब वो एक तो स्पेलिंग बना पाएगा कि लिखो जी आजकल, तो लिखेगा ओ आ मा का ज का, उसको सीरियल पता है। लेकिन जो बच्चा उल्टा सीखा है ल क ज म म, आजकल तो उल्टा लिख देगा, ल क ज प वो कुछ लिख देगा। मतलब आपको टेक्निक आनी चाहिए, तरीका आएगा तब आप कुछ कर पाइएगा। एग्ज़ाम में जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं थोड़ी सब जानते हैं, टेक्निक लगाते हैं। ओ एकरो राजधानी भुवनेश्वर है नहीं हो तो ओकरा हटाओ। अगर हम जिस चीज़ को नहीं जानते हैं तो 3 चीज़ों को छांट करके बना लेते हैं आंसर। कई लोगों को, जैसे आप लोग प्रतिभागी हैं, हम जानते हैं कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, अगर उसमें भुवनेश्वर दिया, भुवनेश्वर को छोड़ करके कोई उड़ीसा का दूसरा जगह दे दिया, अब आपको पते नहीं है तो उड़ीसा के बारे में जब आप पढ़े हैं तो उस तीनों ऑप्शन में देखिए कि तीनों ऑप्शन हम उड़ीसा में पढ़े थे, नहीं पढ़े थे। जब नहीं पढ़े थे तो कौन ठो हुआ उसमें, जो अब चौथा नंबर, तीसरा नंबर, जो चौथा नंबर बच गया उसको देखेंगे, हाँ ईटो होगा। इस तरह से टेक्निक लगा करके आंसर मारा जाता है। नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स लिखिए, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2005 के अधिनियम से हुई थी। स्थापना लिखिए, ये अधिनियम याद रखिएगा, स्थापना किस अधिनियम से हुई थी, 2005 के अधिनियम से। किस अधिनियम से, 2005 के अधिनियम से एनडीआरएफ की स्थापना हुई थी। और स्थापना अगर पूछे आपसे कि इसकी वास्तविक स्थापना कब हुई थी तो वो हुआ था 2006 में। देखिए दोनों चीज़ें याद रखिएगा, जो स्थापना हुई है वो 2005 के अधिनियम से हुआ है। अधिनियम पूछे तो स्थापना 2005 में, और वास्तविक स्थापना पूछे तो हुआ कब है, 2006 में। मतलब इसके लिए अधिनियम कब पास हुआ, 2005 में पास हुआ, लेकिन इसके स्थापना कब हुई, 2006 में हुई। किस अधिनियम से हुई, तो 2005 के अधिनियम से हुई। आगे लिखिए कि इसका जो अध्यक्ष है, एसडीआरएफ के जो अध्यक्ष हैं, उसके अध्यक्ष का क्या नाम है, उनका नाम है अतुल करवाल। क्या नाम है, अतुल करवाल, उनका नाम लिखिए अतुल करवाल। क्या नाम है, अतुल करवाल, उनके अध्यक्ष का नाम है। और इनका जो ध्येय वाक्य है ना, इनका जो ध्येय वाक्य है, इनका ध्येय वाक्य लिखिए, इसका ध्येय वाक्य है सेवा सदैव, सेवा सदैव सर्वत्र। क्या है इसका ध्येय वाक्य, सेवा सदैव सर्वत्र, इसका ध्येय वाक्य है। ये आप ध्यान रखिएगा, लिख लिए। BRO स्टार देकर के सब लिखिए। BRO का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इस बात का ख्याल इसमें रखिएगा कि इसमें रोड आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सड़क मंत्रालय में आता है, नहीं। किस मंत्रालय में आता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। किसके अंतर्गत आता है, यहाँ लिख दे रहे हैं, रक्षा मंत्रालय के अधीन है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम क्या है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, ये पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान और जो चीन है ना, इसके नाक में दम किया हुआ रहता है। पाकिस्तान और चीन का जो बॉर्डर है, बॉर्डर, इसमें रोड बनाता है। ये क्या करता है, लिख दे रहे हैं, बॉर्डर पर क्या बनाता है, रोड का काम कराता है। या एक दिन और बता दिए थे कि क्या करता है जब रोड बनाना चाहता है ना, हाँ हम ही बताए थे ना एक दिन कि जब रोड बनाना स्टार्ट करता है ना तो ये अपना 2 उंगली चाइना में घुसा देता है। ठीक है, इसको आदत है, उसको हुरकुच देता है, उसको क्या करता है, थोड़ा सा अंगुली कर देता है, उछलने लगता है पाकिस्तान वाला। अभी हम लोग के घर के बगल में कोई मान लो बाथरूम का टंकी बना रहा हो,
अगर वो 2.5 इंची का दीवार दे करके भी टंकी नहीं बनाता है तो उसको क्या बोलता है, नेटबो बनाए लो 2.5 इंची 2.5 इंची का दीवार, उसके लिए हम लोग झगड़ा कर लेते करते हैं ना। हाँ, बाहर में छज्जा निकाल रहे हैं तो कुछ लोग छज्जा के लिए मार कर रहा है, बाहर हम 5वीं न कहना छज्जा निकाले 2 इंची के लिए, तो ये तो देश है, ये तो और मार करता है, 2 उंगली बढ़ा देता है। कटीटा सड़क घुमाने टाइम में ना कटीटा अलकतरा उधर सटा दिया, अब लड़ रहा है दोनों कि भारत को बोल रहा है देखिए भाई आपका BRO जो है हमारा घर में रोड बना दिया। यही इसका काम है BRO। सबसे मेन पॉइंट है कि ये किस मंत्रालय के अधीन आता है, रक्षा मंत्रालय। आप वहाँ जब ऑप्शन में देखेंगे ना सड़क मंत्रालय, कोई इसको अंदाजे से मारेगा तो क्या बोलेगा, सड़क मंत्रालय में आता होगा, क्योंकि सीमा सड़क संगठन, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सीमा सड़क संगठन। लिख लीजिए, हिंदी में बोलते हैं सीमा सड़क संगठन, सीमा सड़क संगठन ये बोलते हैं इसको। आगे लिखिए, इसका जो हेड है वो है राजीव चौधरी। BRO के जो हेड हैं वो कौन है, राजीव चौधरी। इसके जो हेड हैं वो है राजीव चौधरी, इनके हेड हैं राजीव चौधरी, ये याद रखिएगा। बाकी कोई चीज़ नहीं बदलेगा सिवाय हेड के, सिर्फ हेड ही ना बदलेगा, बाकी तो जानना है क्या करना है। आगे लिखिए, इसका अभी ये वर्तमान में ना एक दर्रा जो सिंकुला दर्रा बोले कि विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा होगा, वर्तमान में ये सिंकुला दर्रा का निर्माण कर रहा है कौन, एक क्वेश्चन लिख लीजिए, जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है सिंकुला दर्रा, इसका निर्माण कौन कर रहा है, BRO कर रहा है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। ये हो गई BRO। अब आगे लिखिए, एक आपको लिखा देते हैं CRPF, बगल में ही लिखा देते हैं CRPF। CRPF का फुल फॉर्म क्या हुआ जी, हाँ सेंट्रल लिख देते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसको कहाँ भेजते हैं, ये फोर्स बेचारा रिजर्व में रहता है, BSF से भी खतरनाक होता है CRPF। इसका काम क्या है, देखिएगा कि आज जो है कोमल के घर में नक्सली घुस गया, हाँ तो नक्सली घुस गया तो यहाँ के दरोगा और पुलिस को नहीं भेजेगा, यहाँ के कांस्टेबल को नहीं भेजेगा, किसको भेजेगा, CRPF को। देखें कोमल और घर में घुसी गए नक्सली, क्या कि नक्सली से लड़ने के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जाती है CRPF को, और ये रिजर्व होता है, ये जिधर मन तिधर घूमता नहीं है बकलोल की तरह। इसको जब मन हुआ आँख में कारखी लगा लिया, चला गया जंगल में, कूद गया है गाछ पतार पे जाके। तो जंगल में जो मार्च होता है ना वो कौन करता है, CRPF करता है। और ये रिजर्व बटालियन है, जहाँ देखेगा खतरा है बम फेंके वाला जी इसको भेज दिया। इसीलिए लोग CRPF में नहीं जाना चाहता है, लोग तो पहले BSF में नहीं जाना चाहता था, अब सीमा पर लड़ाई कम हो गया है तो अब CRPF वाले को बड़ा टेंशन होता है। और सबसे बढ़िया कौन फोर्स है, CISF। दे दिया शराब बन रहा है, शराब भट्टी में बेचारा को बंदूक लेकर के बैठा ले, कुछ नहीं करना है वहाँ। CISF में जाना चाहता है लोग, BSF में भी जाना चाहिए। देखिए देश है अपना, अपने घर की रक्षा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, कोई तो कर रहा है, कोई तो कर रहा है, किसी का बेटा तो है, किसी की बेटी तो है। अब तो लड़कियाँ भी फोर्स में जाने लगी, सोचिए अब तो हिम्मत का दाद देना होगा कि ये लोग के लिए पहले CRPF में जगह नहीं था कि लड़कियां नहीं जा सकती, अब अलाउ हो गया कि CRPF में। तो सोचिए कि इसका मतलब है ये लोग आप लोग को उठा के फेंक सकती है, तब ना है, उठा के फेंक सकती है, तभी तो मानना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा सहनशीलता लड़कियों में ही होती है, सासू कितनों बात बोलते हैं लेकिन थोड़ा कंट्रोल होकर के बोलती है। और हम लोग को क्या है ना कि थोड़ा कोई बोल देता है तो गुस्सा आ जाते हैं जल्दी, टेम्पर होकर के पड़ाक लपड़ मार दिए भाग। चलिए लिखिए, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसका फुल फॉर्म है, और ये इसकी स्थापना हुई थी 1949 के अधिनियम से। इसकी स्थापना किससे हुई थी, 1949 के अधिनियम से। अधिनियम याद रखिएगा, किस अधिनियम से हुई थी, 1949 के अधिनियम से इसकी स्थापना हुई थी। और इसके हेड पूछे अभी कि अभी हेड कौन है, तो इनके हेड हैं अभी कुलदीप सिंह। कौन है, कुलदीप सिंह इनके हेड हैं। कौन इसके हेड हैं, कुलदीप सिंह इनके हेड हैं। देखिए एक क्वेश्चन में हमने आपको कितने सारे पॉइंट को हम लिखा दिए, आपको एक बार में याद हो जाएगा। NDRF, BRO, CRPF कि 21 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, 13वां स्थापना दिवस बनाया गया। इसके जो मुख्य अतिथि वो कौन थे, अमित शाह मोटा भाई थे। CRPF की स्थापना 1949 के अधिनियम से। हेड पूछे तो कुलदीप सिंह। अगर BRO की बात करेंगे तो हिंदी में इसको बोलते हैं सीमा सड़क संगठन।
इंग्लिश में बात करेंगे तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। इसका काम क्या है, पाकिस्तान और चीन के नाक में दम करना इसका काम है। और इसके बाद अगर हेड पूछे आपसे तो राजीव चौधरी, और अब वर्तमान में पूछे कि कौन सा दर्रा बना रहा है जो विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा होगा, वो है सिंकुला दर्रा। पूछेगा ये सिंकुला दर्रा बन कहाँ रहा है, हिमाचल प्रदेश। ये भी लिखना है तो लिख लीजिए, ये कहाँ बन रहा है, हिमाचल प्रदेश। कहाँ, हिमाचल प्रदेश। 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह ने कहाँ से डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया है। आपको जगह पूछे, स्थान पूछे, शहर पूछे तो वाराणसी। और कहाँ, वाराणसी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। नाम सुने हैं ना जी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किसका उद्घाटन किया गया है, डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र। डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ वाराणसी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया गया। अब आगे लिखिए, ये जो डॉक्टर अंबेडकर हैं, डॉक्टर अंबेडकर क्या जानते हैं डॉक्टर अंबेडकर के बारे में आप, और क्या, ये तो हो गया ऑनर्सवा मेरा पेज भरना जाओ ले और लिखी दिलिए बोली दिलिए। क्या जानते हैं, भारत का संविधान किसने बनाया, यहाँ पे आप लिखते जाइए, ये संविधान निर्माता हैं। कौन है, संविधान निर्माता है, संविधान निर्माता है। और इन्होंने संविधान में आरक्षण की भी व्यवस्था इन्होंने ही दी थी। आरक्षण की जो व्यवस्था अभी तक चल रही है वो व्यवस्था इन्होंने ही दी थी, क्योंकि इनको पता था कि जो छोटे लोग होते हैं, जो दलित वर्ग होते हैं, उनको सामना करना पड़ता है किस चीज़ का, भेदभाव का सामना करना पड़ता है। लोग उसको अछूता मानते हैं, तो इसलिए इन्होंने उस समय आरक्षण की व्यवस्था की कि ये वाला कास्ट भी हमारा ऊपर चला जाए। उसके बाद लिखिए कि अगर डॉक्टर अंबेडकर के जन्म के बारे में बात की जाए तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था, महू। महू कहाँ है, एमपी में। कहाँ है, एमपी। एमपी में ना क्या, मध्य प्रदेश में। एगो पूछेगा सवाल आपसे कि किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद, किस अनुच्छेद को, लिखिए अनुच्छेद, जन्म महू, मो हम दुर्गो, महू मध्य प्रदेश। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 को इन्होंने क्या कहा, संविधान की आत्मा कहा। किसने कहा, संविधान की आत्मा कहा। देखिए इसमें भी आप लोग कंफ्यूज करिएगा। एक सवाल पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, प्रस्तावना को। संविधान की आत्मा, सवाल सुनिएगा, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, प्रस्तावना को। अगर यही सवाल उल्टा के पूछ दे कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा, तो अनुच्छेद 32 को। समझ में आई बात, अब कन्फ्यूजन होगा। संविधान की आत्मा शब्द पर निर्भर करता है, संविधान की आत्मा प्रस्तावना। और अगर पूछे कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा, तो अनुच्छेद 32। और अनुच्छेद 32 में ही रीट की चर्चा है। किसकी, रीट की चर्चा है। किसकी चर्चा है, ये भी लिख लीजिए, अनुच्छेद 32 में रीट की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा है, रीट। रीट समझते हैं, रीट के बारे में बाद में बात करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा फिर बोलते चले जाएंगे। रीट की चर्चा ये रख लीजिएगा आपकी, रीट की चर्चा है अनुच्छेद 32 में। और आपसे पूछे भारत के पहले कानून मंत्री कौन है, तो ये पहले कानून मंत्री भी यही थे। ये भी लिख लीजिए, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, डॉक्टर अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। संविधान निर्माता भी यही थे। आरक्षण की व्यवस्था भी इन्होंने की। जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। अनुच्छेद 32 को इन्होंने संविधान की आत्मा कही है, और अनुच्छेद 32 में ही आपको रीट की चर्चा दी गई है। एक इसकी पुस्तक का नाम लिखिए, इनकी पुस्तक का नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इनका एक बुक है, उस बुक का नाम लिखिए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन हिंदी में लिख दे रहे हैं, देखिए एनिहिलेशन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये पुस्तक किसकी है, ये वाले पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर की है। किसकी पुस्तक है, डॉक्टर अंबेडकर की। सवाल पूछेगा कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक किसकी है, तो डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक है। पहले कानून मंत्री डॉक्टर अंबेडकर, संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर, आरक्षण की व्यवस्था किसने की, अंबेडकर साहब ने। जन्म कहाँ हुआ था, महू में हुआ था। महू कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। किस अनुच्छेद को इन्होंने संविधान की आत्मा कहा, अनुच्छेद 32 को इन्होंने संविधान की आत्मा कहा। और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये जो बुक है, ये बुक किनकी है, डॉक्टर अंबेडकर की ये बुक है। और कुछ छूटा इसमें, आप लोग को दिखता कहाँ जो आप लोग बोलिएगा,
आप लोगों को दिखता है कि कुछ छूट गया सर? नहीं दिखता है क्योंकि दिमाग नहीं चलाता। अरे तो ये आदमी कौन था? ये जो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह था, ये कौन सी था, कौन पोस्ट था? आईएएस था, बीपीएस था, सीपीएस था, सीडीएस था, कोमल थी, कुंजा थी, फलाना ढिकाना, आदर्श कौन था? डॉक्टर था। अरे तो वो तो डॉक्टर की उपाधि लगता है ना भैया, कि कोई आदमी पीएचडी कर लिया तो उसको हम डॉक्टर की उपाधि देते हैं। ये जो लिखा है केंद्रीय मंत्री, केंद्र का मंत्री तो है, लेकिन कौन सी मंत्री है? कौन कंपनी का मंत्री है? शिक्षा मंत्री है, फेस वॉश मंत्री है, मेकअप मंत्री है, कौन मंत्री है? कोई मंत्री तो होना चाहिए। ये है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, लिख लीजिए। यहाँ पे हम लिख रहे हैं ये मंत्री कौन है? सामाजिक न्याय, लिख लीजिए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। देखिए इस तरह के क्वेश्चन कराते कराते हम कई तरह के मंत्रियों का नाम आपको बता चुके हैं, कई तरह के मंत्रियों का नाम दिए हैं ना। आप लोग मंत्री का नाम हम लोग ज़्यादातर किसका जानते हैं? एक तो शिक्षा मंत्री, कौन है शिक्षा मंत्री अभी? एक तो जानते हैं शिक्षा मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? रेल मंत्री कौन है? बस हम लोग बस कुछ जानते हैं। जब या इलेक्शन होले बीजेपी आरजेडी करी के मार करी ना, खत्म, मोथा फोड़ी लिए गरम बैठे के लिए। और बाद कथिल जन वो मंत्री, कथिल जन वो राज्यसभा, कथिल विधानसभा की हो, है कि नहीं? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह। नहीं उठेगा क्योंकि ना माथा नहीं चलता है, माथा चलेगा सब सवाल उठेगा। अच्छा ये आप पूछे कि सर ये तो उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना जो की गई काहे किया? या घूमने जाएंगे हम? घूमने जाएंगे नहीं ना। तो उत्कृष्टता केंद्र की जो स्थापना की तो डॉक्टर अंबेडकर ही क्यों नाम रखा? दिमाग लगाओ भाई, डॉक्टर अंबेडकर क्यों नाम रखा? जरूर कुछ ना कुछ दलित जातियों से संबंधित होगा, कुछ ना कुछ दलित जातियों से संबंधित होगा। तो इन्होंने ये जो अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र खोला, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो अनुसूचित जाति के जो बच्चे हैं, अनुसूचित जाति के जो बच्चे हैं, अनुसूचित जाति के जो बच्चे हैं, उनको किसकी तैयारी के लिए पता है? किसकी तैयारी के लिए? सिविल सेवा की तैयारी के लिए। किसके लिए? सिविल सेवा। सिविल सेवा मतलब आईएएस आईपीएस। सिविल सेवा की तैयारी के लिए, सिविल सेवा की तैयारी के लिए पैसा देगा। कितना पैसा देगा? 75,000। कितना देगा? 75,000 देगा। 75,000 की सहायता प्रदान करेगा। कितनी देगी? सहायता देगी। और ये नहीं कि जब तक आप तैयारी करते रहिएगा तब तक आपको 75,000 देते रहिएगा। तब तो आप लोग जो है ना मेकअप और कपड़ा उड़ा दीजिएगा। एक ही बार देगा, पढ़ना हो तो पढ़, न तो जो यस। एक बार। कितनी बार? एक ही बार देगा। हाँ नहीं पैसा, देखे सवाल पहले ही उठ गया, पैसा वापस नहीं लेगा। सवाल उठना चाहिए मन में कितना पैसा हम तैयारी कर लेंगे, लेकिन हमारे में नहीं उठता है। हम क्या बोले कि एक दिन ये आपको बंद कर देंगे सबको, तो इस और इसके साथ साथ एक तो कुत्ता घुसा देंगे। क्या? अरे तो भैया सरकार कितना देगा? सब तो पैसा सरकार ही दे देगा, सब पैसा सरकार देगा। 75,000 अगर आपको दे रहा है तो किसी इंस्टीट्यूट का फ़ी अगर होगा तो वो तो पूरा हो जाएगा। कहीं जा कर के आप कोचिंग लेंगे तो कोचिंग का फ़ी तो पूरा हो जाएगा। अब रहने खाने के लिए बोलिएगा सरकार हमारा घर दे देगा, तो उतना नहीं। सहायता राशि का मतलब होता है कि आपको सहायता देगा, बाकी करना तो आपको खुद है, करना तो खुद ही है ना। सवाल ही नहीं पूछिएगा कि वापस करना पड़ेगा। सवाल वही था कि जब आपको यहाँ बंद कर देंगे और कुत्ता घुसा देंगे एक तो आप पूछिएगा नहीं सर हम लोग को बंद क्या कर रहे हैं? सर कुत्ता क्या घुसा रहे, ये पूछिएगा। तो अपना चिंता नहीं है, कुत्ता की चिंता है। उसी तरह अपना इसकी तैयारी का चिंता करिए, वापस करने का चिंता। जब तैयारी करेंगे तो बनिए जाएंगे, ऑफिसर बन जाएंगे तो नोट पैसा तो 1 महीना का सैलरी है, ख़त्म हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से समझिए। 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह ने कहां से डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र की योजना का शुभारंभ किया है? तो वो किया है वाराणसी से। वाराणसी में कहां? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी
वाराणसी से, शॉर्ट में आप इसको BHU बोल सकते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह कौन है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। इस केंद्र का उद्घाटन क्यों किया गया? क्योंकि अनुसूचित जाति के जो बच्चे हैं उनको सिविल सेवा की तैयारी कराने के लिए कितनी सहायता राशि दी जाएगी? 75,000 की सहायता राशि दी जाएगी। और डॉक्टर अंबेडकर की बात करेंगे तो पहले कानून मंत्री भारत के थे डॉक्टर अंबेडकर, संविधान निर्माता के नाम से इनको जाना जाता है। आरक्षण की व्यवस्था भी संविधान में इन्होंने की। और जन्म पूछे आपसे तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। और अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा डॉक्टर अंबेडकर ने ही की थी। और रीट की चर्चा अनुच्छेद 32 में है। और कितने प्रकार की रीट होती है? 5 प्रकार की। कितने प्रकार की रीट होती है? 5 प्रकार की रीट होती है। और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बुक जो है वो किसकी है? डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक है। समझ गए? पुलिस हमें कितने घंटे तक रख सकती है? 24 घंटे। अगर 24 घंटे से ज़्यादा रख लेता है तो उसके ऊपर भी आप रीट जारी कर सकते हैं, केस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए लागू होता है। और राज्य में जो हाई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट में जो अनुच्छेद होता है वो हाई कोर्ट का अनुच्छेद होता है अनुच्छेद 226। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 226। हाई कोर्ट में अगर रीट पूछे तो अनुच्छेद 226 में है। और अगर सुप्रीम कोर्ट में आपसे अनुच्छेद पूछे तो वो अनुच्छेद 32 में है। रहेगा याद? क्या याद रहेगा? इधर से सुन रहे हैं, उधर से निकाल रहे हैं। कखनी जब घर 11 बजे वाला जी हैं। हाँ, ज़्यादा परंतु तो कोई ये नहीं है, सब आधा अधूरा है। आधा अधूरा डाइन का नाम सुने? वो अपने दूसरे को बॉन मारती है तो उसी को लग जाता है। वही लोग है। हाल ही में भूटान और सिंगापुर के बाद किस देश में भीम UPI के भुगतान को स्वीकृति मिली है? आंसर लिखिए। UAE। UAE देश, इसको और क्या बोलते हैं? बोलो। UAE, इसको क्या बोलेंगे लंबा शब्द में? बताओ रुचि, कोमल, UAE को क्या बोलते हैं? कौन सा देश? अरे USA को कौन सी बोलते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो UAE को कौन सी बोलेंगे? मार दो, जान ले लो मेरा। और तुम लोग को बचा है हैं? जरा सा भी शर्म नहीं है रे गधा। संयुक्त, अब कोई राष्ट्रीय अमेरिका बोल देगा। देखो बोलिए दिया। अरे बकलोल। संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात। याद रहेगा? अब रहेगा। USA मतलब हमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, UAE मतलब संयुक्त अरब अमीरात। तो हाल ही में भूटान और सिंगापुर के बाद किस देश में भीम UPI के भुगतान को स्वीकृति मिली है? UAE। अब कोई आदमी पूछेगा सर ये क्या, इसमें कोई किसी को क्वेश्चन दिख रहा है क्या? और क्वेश्चन इसमें दिख रहा है? नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा। कोई बच्चा में बॉर्नवीटा वगैरह पिए थे? नहीं पिए है ना? तो अब से हॉर्लिक्स पीना शुरू करिए, दिमाग बढ़ेगा। ओ, प्रयोग किए तुम ना? बोलने का है, दिमाग चलाने का। दिमाग जितना चलाओगे उतना ज़्यादा होगा। एक कहावत है ना जी, शिक्षा वह शेरनी का दूध है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जितना पियोगे उतना दहाड़ोगे। समझ गए? लेकिन हमरा से किस गर्मी लगे छो, चल घर सुत पे। सुख से तो हम लोग को नहीं जाते नहीं है। कौन सी होगा जी? रोज रोज सुन के घर जाते होंगे, रोज गरियाते होंगे हम लोग को। हमको खास करके लड़की लोग खूब गरियाती होगी, बेकार में खूब बोलती है। नहीं सर, हम लोग क्या वोट मिलने वाला है कि आपको जिस दिन इन लोग को पूछते हैं वो लोग तो पक्का मने मन पूरा गाली देती है। गुंजा खुदे देती है क्या रे? अब कुछ हो देते होंगे, नहीं देती है? चलो चलिए, ये भीम क्या है पता है? पैसा ट्रांसफ़र। आपने QR कोड का नाम सुना है? QR कोड, एक होता है QR कोड और एक होता है लंबा वाला जो कोड होता है उसको क्या बोलते हैं? बार कोड। दोनों में क्या अंतर है? हाँ, दोनों की आकृति अलग अलग होती है। ये इस टाइप का होता है, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं बार कोड। ऐसे रहता है। सामान कभी रिलायंस वाले मॉल में जाइएगा तो उस बार कोड को स्कैन करता है ना, तो उससे प्रोडक्ट पता चलता है कब का है, कितना रेट है। तो इस मतलब उस प्रोडक्ट के संबंध में सारी जानकारी इस कोड में छुपी होती है। इसको बोलते हैं बार कोड। क्या बोलते हैं इसको? बार कोड।
और आप जो अभी देख रहे हैं छिद्र मिदिर इस तरह करके जो चौकोट टाइप का, इसको बोलते हैं QR कोड। क्या बोलते हैं? QR कोड। QR कोड मतलब Q मतलब क्विक, R फॉर रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्या बोलते हैं? क्विक रिस्पॉन्स कोड। आजकल अभी किसी को व्हाट्सअप करना है तो कोड दे दीजिए, या बाहर में पेमेंट करना है फ़ोनपे का तो कोड से पेमेंट कर देते हैं। मतलब उस QR कोड में उससे संबंधित सारी जानकारी उसी कोड में दी गई है। क्लियर? तो ये है आपका भीम UPI एक पेमेंट सिस्टम है। क्या है? पेमेंट मोड। पेमेंट मोड। और अगर इसका फुल फॉर्म पूछे तो कौन जानते हैं? भारत, बताओ जी, भारत इंटरफेस मनी। क्या है? इंटरफेस मनी। ये मत पूछ देना सर एच कहाँ चला गया, BH मतलब भारत, भारत इंटरफेस मनी, ये हुआ भीम। और UPI का फुल फॉर्म क्या होता है? UPI का फुल फॉर्म क्या होता है? जब आप पेमेंट करते हैं ना तो UPI का फुल फॉर्म नीचे लिखा रहता है, लिखा रहता है ना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लिखा रहता है। देखिए क्या रहता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लिखा रहता। हम लोग देखते कहाँ है, अपना फुर्सत मिले तब ना। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये होता है UPI का फुल फॉर्म। इसके बारे में एक दिन पहले भी बता चुके हैं, UPI के बारे में और भीम के बारे में। तो हाल ही में भूटान और सिंगापुर के बाद किस देश में भीम UPI के भुगतान को स्वीकृति मिली है? तो UAE, संयुक्त राज्य अमीरात। इसका पूछेगा कि आपका निर्माण किसने किया? तो NPCI ने इसका निर्माण किया। किसने किया? NPCI ने निर्माण किया। किसने किया? NPCI ने इसका निर्माण किया। इधर देख लो, बाद में गप कर लेना। NPCI ने, ठीक है, आप बाद में लिख लीजिएगा, जगह नहीं यहाँ पे। NPCI का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। भीम को बनाया किसने? NPCI ने इसका निर्माण किया। और भूटान सिंगापुर के बाद इसको किसने अपना लिया है? संयुक्त अरब अमीरात ने अपना लिया है। अब चलिए मिटा दें, ऊपर वाला ना मिटाएंगे, क्वेश्चन है ना, जल्दी लिखो। चलिए अब UAE से संबंधित कुछ पॉइंट लिखते जाइए, स्टार लगाइए और लिखते जाइए। लिखिए विश्व की पहली पेपरलेस सरकार। लिखिए विश्व की पहली पेपरलेस सरकार। पेपरलेस सरकार कहाँ बनी है? किस देश में? कहाँ बनी है? अरे भैया UAE में। पेपरलेस सरकार का मतलब यहाँ पर अब कोई पेपर वाला लिखित काम नहीं होगा, सब काम किस में होगा? कंप्यूटर में। कहाँ होगा? कंप्यूटर में। विश्व की पहली पेपरलेस सरकार कहाँ बनी है? UAE। अगर UAE ऑप्शन में नहीं रहे तो क्या मरिएगा? संयुक्त अरब अमीरात। दोनों एक ही चीज़ है, संयुक्त अरब अमीरात। अगला पॉइंट लिखिए कि गोल्डन वीज़ा प्रदान करने वाला देश। गोल्डन वीज़ा प्रदान करने वाला देश कौन है? वो है UAE। और गोल्डन वीज़ा इसलिए इसका नाम रखा गया क्योंकि यह वीज़ा कितने वर्ष के लिए वैध होता है? 10 वर्ष के लिए ये वीज़ा वैलिड होती है। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए ये वीज़ा वैलिड होती है। अगला लिखिए कि भारत के बाहर पहला IIT स्थापित जो हुआ वो कहाँ हुआ? वो दुबई में हुआ। कहाँ हुआ? दुबई में। दुबई यहाँ लिख रहे हैं, वो छोड़िए, तो आप लोग जिधर मन इधर लिख दीजिएगा। लिखिए भारत से बाहर पहला IIT कौन सी होता है रे? IIT कौन सी होता है? कौन पढ़ाई होता है? कौन होता है रे? अरे तो इंजीनियरिंग ही होता है बकलूल। दुबई कहाँ खुला है? दुबई में। अगला पॉइंट लिखिए, कौन सी करे? इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आगे लिखिए होप मिशन। लिखिए होप मिशन। ये होप मिशन ना मंगल मिशन है। कैसा मिशन है? मंगल मिशन। और होप मिशन आपका कहाँ का है? UAE का ही है। कहाँ का?
यूएई का ही होप मिशन है और होप मिशन एक मंगल मिशन है। जायद पदक, यूएई का सर्वोच्च सम्मान लिखिए, यूएई का सर्वोच्च सम्मान, यूएई का सर्वोच्च सम्मान लिखिए, उसका नाम है जायद पदक। क्या नाम है उसका? जायद पदक। यूएई का सर्वोच्च सम्मान उसको क्या बोलते हैं? जायद पदक। ठीक है। और एक समझौता की बात करेंगे, एक है अब्राहम समझौता, वो इजराइल और यूएई के बीच हुआ है। इजराइल यहाँ पर लिख देते हैं, इजराइल और यूएई के बीच जो समझौता हुआ है उस समझौता को हम क्या बोलते हैं? अब्राहम समझौता। कौन सा समझौता? अब्राहम समझौता हम उसको बोलते हैं। चलिए कहानी ख़त्म हो गया। क्वेश्चन 5 नंबर है ना, सीपेक परियोजना, क्या नाम है? सीपेक परियोजना। सीपेक परियोजना किस देश की पहल है? किस देश की पहल है? किस की देश की पहल है? लिखिए, सीपेक परियोजना किस देश की पहल है? जैसे नदी वगैरह, नहर चलता है तो आप उसको क्या नाम दीजिएगा कि हाँ नदी बनाए रखो, कैसे लिखिएगा? परियोजना। परियोजना मतलब योजक मतलब होता है जोड़ना, परि मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह के ये मतलब जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होता है उसको जोड़ना, उसको बोलते हैं परियोजना। ठीक है। तो परियोजना जो सीपेक परियोजना है, देखिए यहाँ पर भी पता चल रहा है ना कि किस देशों की पहल है। 2 देश इसमें जुड़ रहा है, तो ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की पहल है। किसकी पहल है? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की। किसकी? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की ये पहल है। देखिए इसमें जो मेन मुद्दा है ना वो है पाकिस्तान का। वो क्या है? पाकिस्तान का मेन मुद्दा है कि इस पाकिस्तान पर चीन का बहुत कर्जा है। किसका कर्जा है? चीन का। और चीन की एक नीति है कि उसको किसी देश को इतना कर्ज दे दो कि वो कर्ज में डूब जाए। हम किसी का 2 टका का चाय पी लेते हैं तो उसको आँख बचा करके भाग जाते हैं, हम रोज पी ले लग। तो नोटिस करिएगा, होता है ना, किसी का कर्ज रहता है तो उसका या तो हम फ़ोन नहीं उठाते हैं, या तो उसका फ़ोन होने से हमारे दिमाग में टॉर्चर वो लगता है कि टॉर्चर कर रहा है हमको। क्या कर रहा है? परेशान कर रहा है। तो इसी तरह पाकिस्तान बहुत कर्जा ले लिया है चीन से, और इसने एक तो कॉरिडोर बना लिया कि हम यहाँ पर तुम्हारा हम बिजनेस करेंगे। एक तो कॉरिडोर मतलब रास्ता बनाया, कॉरिडोर मीन्स रास्ता, शॉर्टकट रास्ता होता है ना, वो कॉरिडोर बनाया था जो 300 किलोमीटर का कॉरिडोर था। इस कॉरिडोर में जब ये कॉरिडोर से चल रहा था तो चीन अपना व्यापार कर रहा था, और जब चीन व्यापार कर रहा था तो चीन अपना पैसा थोड़े किसी को दे देगा। तो पाकिस्तान का जो नया अभी मुख्य प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ ना, उसने कहा कि नहीं, पाकिस्तान में ना आर्थिक क्षति हो रही है। क्या हो रही है? पाकिस्तान की आर्थिक क्षति हो रही है। किसके कारण? चीन के कारण। तो चीन से तो सब परेशान है, भारत, बांग्लादेश, भूटान, सबको कर्जा दे के रखा है। तो अफ़गानिस्तान उसमें आगे आ गया क्योंकि उसके रास्ते से ये गुजर रहा था। शुरू में अफ़गानिस्तान पड़ता था तब पाकिस्तान घुसता था, तो अफ़गानिस्तान बोला तो शुरुआत करना, मुँह रोक दो। तो ये शुरुआत किया तो ये भी रोक दिया। तो यही है सीपेक परियोजना, जिसमें कि चीन का जो एग्रीमेंट था ना पाकिस्तान के साथ कि हम यहाँ से वहाँ व्यापार करेंगे, वो उन्होंने समझौते को तोड़ दिया है। जो समझौता हुआ था उस समझौते को तोड़ दिया, बोला हम तुम्हारा कर्जा चुका देंगे लेकिन हम तुमको इधर से व्यापार अब करने नहीं देंगे। यही है सीपेक पहल। कोई दिक्कत? क्लास किसका हो गया है वहाँ पर लैब में? सबका हो गया होगा? किसका बाकी है? 2-3 का है ना, बाकी सबका हो गया है। बाकी सब घर जाइए, अगले क्लास में फिर और अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। ठीक है।